हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी बी.एस. अग्रवाल का चैप्टर 17.4। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है पी प्लस क्यू बराबर पी क्यू। जब पी प्लस क्यू बराबर पी क्यू है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो चार तरीका से बनाते हैं। वो चार तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में दिया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के में कहता है कि जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जैसे यहाँ पी प्लस क्यू बराबर पी क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं पी डी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव पी एंड क्यू जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ओके, पी का मान आपको पता होगा, पी का मान होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड क्यू का मान होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ओके, तो हम लोग जब भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम लोग चार तरीका से बनाते हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 के फॉर्म में एंड फॉर्म 4। फॉर्म 1 में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा, उसमें ओनली पी एंड क्यू वाले टर्म रहेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी प्लस क्यू बराबर पी क्यू, इसमें एक ऐसा इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इसमें ओनली पी एंड क्यू वाले टर्म है। तो इसको जो हम लोग बनाते हैं फॉर्म 1 के तरीका से बनाते हैं। ओके, सबका वर्किंग मेथड सेम है, बस हम लोग को पहचानने आना चाहिए कि कैसे हम लोग किस फॉर्म में चेंज करके किस फॉर्म के हेल्प से हम लोग बनाएंगे। ओके, अगर फॉर्म 2 की बातें करें तो पी क्यू के साथ हमारा जेड भी प्रेजेंट रहेगा। आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, चाहे हम लोग चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें मिलेगा ही आपको। एंड फॉर्म 3 की बातें करें तो फॉर्म 3 में पी क्यू के साथ हमारा एक्स एंड वाई देखने को मिलेगा। एंड फॉर्म 4 की बात करें तो जिसमें सारा टर्म पी क्यू एक्स वाई जेड सभी टर्म आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड वर्किंग मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वर्किंग मेथड में क्या करेंगे हम लोग। अगर मेरे वीडियो पर नए होंगे, पहली बार अगर आप नॉन लीनियर देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, देखो वर्किंग मेथड चारों फॉर्म के लिए सेम होते हैं। पहला काम मेरा रहेगा पी एंड क्यू का मान किसी भी तरीक़ा से निकालना, एंड दूसरा काम होता है जब भी हम लोग पी एंड क्यू का मान निकालते हैं तो एक इक्वेशन होता है जिससे मेरा कंप्लीट सोल्यूशन निकलता है, वो है डी जेड बराबर, यहाँ फुल डेरिवेटिव है, ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। डी जेड का मान यहाँ देखो, पी एंड क्यू का मान यहाँ से निकालने के बाद किसी भी तरीक़ा से इस इक्वेशन से निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे पी एंड क्यू का मान पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हट जाएगा। देखो, पीडी से पीडी का सॉल्यूशन निकालना, इसका मतलब क्या है कि जो भी इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव है उसको हटाना। जब हम लोग डेरिवेटिव टर्म हटा देते हैं तो वो मेरा इक्वेशन ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाता है। ओके, तो मेरा काम रहेगा इस इक्वेशन से पी एंड क्यू का मान निकाल कर इस इक्वेशन में पुट कर देना, जिससे हमारा पी एंड क्यू का मान कुछ रख देंगे तो पी एंड क्यू का मान हमारा हट जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो नाउ हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे वर्किंग मेथड मैं आपको फिर से बता दूँ, पहला काम पी एंड क्यू निकालना, एंड दूसरा इस इक्वेशन में रख देना पी एंड क्यू का मान, एंड तीसरा इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके, बस इतना ही करेंगे। देखो, जैसे ई मेरा इक्वेशन था पी प्लस क्यू बराबर पी क्यू, फॉर्म 1 में बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें फॉर्म 1 में ओनली पी एंड क्यू रहता है। तो मेरा वर्किंग मेथड क्या रहेगा, पी एंड क्यू का मान निकालना। तो हम लोग कर देंगे गिवन इक्वेशन 1 मैंने माना, लेट पी बराबर ए हम लोग एज्यूम करेंगे एंड क्यू का मान निकाल लेंगे। जब पी बराबर ए निकल गया तो क्यू का मान इसमें से आराम से निकल जाएगा, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्यू का मान कुछ इस तरीके से इतना आ जाएगा। ओके, पी एंड क्यू का मान निकलते ही हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट करते ही देखो, पी का मान ए, क्यू का मान इतना इंटू डी वाई, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो, इंटीग्रेट करेंगे तो डी जेड का इंटीग्रेशन जेड एंड ए डी एक्स है, तो ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस ए बटा ए माइनस 1 एक कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो डी वाई का इंटीग्रेशन वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बी मैंने मान लिया। दिस इज माई द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, दिस इज विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। बहुत आसान है। मैंने क्या किया, पी का मान एज्यूम किया, क्यू का मान ही निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्यू का मान निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से जब आप पुट कीजिएगा तो मेरा मान निकल जाएगा। मान निकलते हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो जिससे हमारा सोल्यूशन निकलता है, इस इक्वेशन में रखेंगे। कौन सा इक्वेशन है, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी का मान ए, क्यू का मान ए बाई ए माइनस 1, एंड इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल जाएगा। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 भी देखिए, इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 है, ओनली पी एंड क्यू का मान है। तो पी एंड क्यू का मान यानी कि फॉर्म 1 से बिलोंग कर रहा है।
देखो हमारे फॉर्म वन में पी एंड क्यू है। देखो टोटल टर्म जो मौजूद रहेंगे किसी फंक्शन में वो रहेगा पी रहेगा, क्यू रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा। अगर ओनली पी एंड क्यू रहेगा टर्म तो उसको बोलेंगे फॉर्म वन। पी क्यू के साथ अगर जेड रहेगा तो उसको बोलेंगे फॉर्म क्यू। देखो याद करने का तरीका ऐसे है। एंड पी क्यू के साथ अगर एक्स वाई रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग फॉर्म थ्री। ये वन का हो गया, ये टू का हो गया, इन थ्री का हो गया। एंड अगर सभी टर्म मौजूद रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग फॉर्म फोर। ओके, तो ओनली इसमें पी एंड क्यू टर्म है तो यानी कि फॉर्म वन में बिलोंग कर रहा है। तो फॉर्म वन में बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पी बराबर ए जूम कर लेंगे। देन यहाँ से इक्वेशन वन में पुट करेंगे। मान लेते इक्वेशन वन है, पी का मान निकालते क्यू का मान निकाल लेंगे। क्यू का मान इतना आ जाएगा। नाउ हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे इस इक्वेशन में। इक्वेशन में पेस्ट करते हैं पी बराबर ए, क्यू बराबर जो निकला सो। नाउ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल जाएगा। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो पी और जेड बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसमें इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं पी क्यू के साथ हमारा जेड भी है। पी क्यू के साथ अगर हमारा जेड भी है तो कौन से फॉर्म में बिलोंग करेगा, फॉर्म टू में। जब फॉर्म टू में बिलोंग करता है तो हम लोग क्यू बराबर ए पी एज्यूम करते हैं। नोट करके रखना कि जब हम लोग फॉर्म दो में बिलोंग करता है तो क्यू बराबर ए पी एज्यूम कर लेते हैं। तो जब क्यू का मान निकल गया ए पी के फॉर्म में तो अब किसका मान निकलना बच गया, पी का मान निकलना बच गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्किंग मेथड में किसका मान निकालते हैं, पी एंड क्यू का मान निकालते हैं। एंड इस इक्वेशन में डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, तो क्यू का मान निकल गया तो इक्वेशन वन में पुट करेंगे, क्यू का मान पुट करेंगे एंड पी का मान निकाल लेंगे। तो क्यू का मान मैंने यहाँ से इसमें पुट किया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पी का मान निकाल लेंगे। हम लोग पी का मान निकाले, जेड के फॉर्म में निकलेगा जेड बाई वन प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर का रूट चढ़ जाएगा तो हमारा पी का मान निकल गया। तो पी एंड क्यू का मान निकालते हैं। इस इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे। तो क्यू का मान मैंने ए पी माना है, पी है। देखो पी से पी अगर एक कॉमन ले लेंगे तो डी एक्स प्लस ए वाई बचेगा। और नाउ पी का वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग निकाले थे इसको पुट कर देंगे। तो इसको पुट कर दिए। नाउ हम लोग क्या करेंगे कि जेड वाले टर्म को इस तरफ ले जाएंगे। आप चाहो तो पूरा टर्म को आप ले जाइएगा तो आंसर आसानी से आएगा। ओके, तो मैंने सिर्फ जेड वाला टर्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इंटीग्रेट करते हैं तो सेपरेट करते हैं। जेड वाले को जेड के साथ रखते हैं, एक्स वाले को एक्स के साथ और वाई वाले को वाई के साथ रख देते हैं। तो यहाँ एक्स वाई वाले टर्म नहीं है, ओनली जेड वाला टर्म नया आया है तो जेड वाले को जेड के साइड रखेंगे। तो डी जेड वाई इधर गुना में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इस वाले को इधर में ही छोड़ दिया। ओके, नाउ इंटीग्रेट कर देंगे तो वन बाई रूट जेड, अगर वन बाई रूट जेड इंटू डी जेड है तो इसका इंटीग्रेशन होता है टू रूट जेड। ओके, तो टू रूट जेड हो जाएगा, टू रूट जेड। ये वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर है, कॉमन वाला पार्ट है तो कॉमन भी रखेंगे। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, ए वाई का ए एंड वाई है तो वाई का इंटीग्रेशन डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट बी हो जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तो फोर जेड स्क्वायर बराबर वन प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू इस तीनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पी बराबर वन माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्यू इंटू वन माइनस जेड। देखो इस फॉर्म की अगर बात करें तो इस फॉर्म में पी क्यू के साथ हमारा जेड भी है, यानी कि फॉर्म टू में बिलोंग कर रहा है। तो फॉर्म टू में बिलोंग कर रहा है तो क्या करेंगे, लेट क्यू बराबर ए पी एज्यूम कर लेंगे। ओके, जब क्यू बराबर ए पी लेट करेंगे मानेंगे तो हमको इससे अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी का मान निकल जाएगा। तो क्यू बराबर ए पी मैंने रखा, यहाँ क्यू की जगह पे ए पी रखा, क्यू की जगह पे ए पी रखा तो पी से पी मेरा कैंसिल हो जाएगा। नाउ हम लोग सिंपली यहाँ से क्यू के पी के मान और इजी तरीका से इस वन को, इस पी को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा एंड इसको मैं इधर ले आऊँगा तो वन माइनस हो जाएगा। एंड नाउ ए स्क्वायर को मैं यहाँ लाया तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन माइनस ए इंटू वन माइनस जेड इंटू ए स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा रूट अंदर चढ़ जाएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा तो ए निकल के आएगा एंड इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो देखो पी एंड क्यू का मान निकल गया मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पी एंड क्यू का मान पुट करेंगे। पुट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पी बराबर पी ए रहने देंगे एंड क्यू का मान ए पी निकाल लेंगे एंड डी जेड बराबर हो जाएगा, पी दोनों में है कॉमन कर लेंगे डी एक्स प्लस ए डी वाई हो जाएगा। नाउ पी का मान इधर हम लोग जानते हैं कि पी किसके फॉर्म में है, पी हमारा जेड के फॉर्म में है तो पी का मान इस तरफ ले आएंगे तो डी एक्स प्लस ए वाई। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और जब फॉर्म में आ गया तो हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये टर्म है, हमको नीचे वाला को इंटीग्रेट करना है क्योंकि ऊपर वाला कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो मान लेता हूँ, चलो मैं इतना को पहले मैं सोल्व करता हूँ। तो इतना को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको मैं कोई अदर टर्म में टी मान लेता हूँ ईजी बनाने के लिए, सोल्व करने के लिए। एंड ना उसको डिफरेंशिएट में करूँगा तो कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, ए यहाँ से निकलेगा और डी जेड अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में करूँगा तो डी जेड अपॉन डी टी बराबर टी का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी जेड का मान निकालेंगे। तो डी जेड बराबर हो जाएगा डी टी, ए डी जेड बराबर डी टी, ए डी जेड बराबर हो जाएगा डी टी। तो ए डी जेड की जगह पर मैं क्या रखूँगा, डी टी रखूँगा। एंड रूट अंदर है तो इस अंदर वाले टर्म को मैंने क्या माना है, टी माना है। देखो अंदर वाले टर्म को मैंने टी माना है तो रूट अंदर। एंड 1/√t का मान आप लोग जानते हैं 2√t होता है। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एड वाई का हो जाएगा ए वाई प्लस बी हो जाएगा, बी हमारा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। ओके, आप सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस मेरा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आना चाहिए। नाउ टी का मान जो मैंने एज्यूम किया था यहाँ पे इसमें पुट करूँगा। एंड पुट करने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो निकल जाएगा। एंड नॉर्मली जो हम लोग जेड रखते हैं, जेड को हम लोग रूट फुट से इस सब से जो होता है रेडी और जो भी फ्रैक्शन वाले पावर होते हैं उससे हम लोग दूर रखते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन रूट है तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकलेगा वो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन 5 हमारा दिया गया है वाई पी प्लस एक्स क्यू प्लस पी क्यू बराबर 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस जो फॉर्म है इसमें पी, देखो पी एफ होता है फंक्शन। ओके, फंक्शन किसका किसका, पी है, क्यू है, एक्स है एंड वाई है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पी है, क्यू है, एक्स है एंड वाई है। तो अगर हम इसको कहा जाए तो ये हमारा फॉर्म 3 में बिलोंग करता है, क्योंकि फॉर्म 1 में पी एंड क्यू है, फॉर्म 2 में पी क्यू के साथ जेड है। ओके, एंड फॉर्म 3 में हमारा क्या है, पी क्यू के साथ एक्स वाई। लेकिन जब फॉर्म 3 को हम लोग सोल्व करते हैं तो एक कंडीशन होता है कि पी एन एक्स एक तरफ हो जाएंगे एंड क्यू एन ये हमारा कोई फंक्शन एफ है, ये भी कोई जी हमारा फंक्शन है। फंक्शन ऑफ पी एक्स एक्स कहने का मतलब है कि इस जो टर्म लिखा हुआ रहेगा पी प्लस एक्स ऐसे कुछ स्क्वायर के फॉर्म में या फिर कुछ इस तरह के फॉर्म में रहेगा, यानी कि पी एन एक्स ओनली रहेंगे। पी एन एक्स एक तरफ हो जाएंगे बराबर के, एंड कोई फंक्शन जी है उसमें वाई एंड क्यू एक तरफ हो जाएंगे। ओके, तो इस इक्वेशन फॉर्म 3 को जब भी बनाते हैं तो पी एन एक्स एंड क्यू एन वाई को अलग अलग लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 में सभी टर्म है पी क्यू के साथ एक्स वाई है, तो हमारा इक्वेशन फॉर्म 4 में बिलोंग करता है। लेकिन इक्वेशन फॉर्म 4 का बनाने का तरीका है कि पी एन एक्स अलग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू के साथ एक्स है, पी के साथ वाई है, पी क्यू है। अगर इसको आप हटाना चाहे किसी भी तरीक़ा से पी एन एक्स को अलग करना चाहे, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल से बताता हूँ कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा फॉर्म 4 में बिलोंग करता है क्योंकि पी क्यू के साथ एक्स वाई है। तो यहाँ पर पी एन क्यू को एक साथ करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर अगर क्यू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पी एन एक्स एक तरफ हो गया एंड क्यू एन वाई एक तरफ हो गया। तो इसका मतलब यही हो जो यहाँ पे लिखा था फंक्शन ऑफ पी एक्स एंड क्यू वाई, बोले तो पी एक्स को एक तरफ रखेंगे एंड क्यू वाई को एक तरफ रखेंगे। भले ही पी के साथ एक्स का कैसा भी रिलेशन हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, ऐड में हो या घटाव में, लेकिन एक तरफ आना चाहिए। ओके, लेकिन इस इक्वेशन से आप कितना भी सेपरेट करना चाहे कि पी एन एक्स को एक तरफ कर दे, क्यू एन वाई को एक तरफ कर दे, तो नहीं होने वाला है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्म 1 2 या फॉर्म 3 में वैसे बिलोंग करता है, तो इसको हम लोग चाहेंगे तो फॉर्म 1 में बदल सकते हैं। फॉर्म 2 में बदलने के लिए पी क्यू के साथ हमारा जेड भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जेड नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे फॉर्म 1 में बदलेंगे। तो फॉर्म 1 में बदलने के लिए हमारा एक कंडीशन होता है, फॉर्म 1 में बदलने के लिए यानी कि हमारा फॉर्म 1 में क्या होता है, ओनली पी एंड क्यू होता है। तो यहाँ से हमको एक्स एंड वाई वाले टर्म हटाना पड़ेगा। ओके, तो हटाने के लिए क्या करना होता है, देखो पी के अंदर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होते हैं। तो हटाने का कंडीशन होता है कि पी के अंदर जेड एंड एक्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या वाई है, लेकिन होना चाहिए था क्या एक्स। यहाँ पे आप क्यू को देख सकते हैं। तो हटाने का रूल होता है कि जब भी जिस टर्म को हटाना पड़ता है उस टर्म को देखना पड़ता है कि पी के साथ कैसा रिलेशन है। पी के साथ यहाँ वाई का पी के साथ आप देख सकते हैं वाई है, लेकिन अगर हटाना एक्स को है इस वाले टर्म को, तो इस एक्स को यहाँ पे होना चाहिए, तो पी के साथ होना चाहिए था। ओके, हटाने के लिए एक्स का जो टर्म है पी के साथ होना चाहिए था, लेकिन पी के साथ है नहीं। एंड क्यू का मान डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है, तो हम कह सकते हैं कि वाई वाले टर्म को क्यू के साथ होना चाहिए था। देखो हटाने का प्रोसेस होता है, जिस भी टर्म को हटाते हैं अगर जेड टर्म हटाना है तो जेड यहाँ भी है, पी में भी है एंड क्यू में भी है। तो जेड पी के साथ भी रहना चाहिए एंड क्यू के साथ भी रहना चाहिए, तब जाके जेड हटेगा। अगर यहाँ पे एक्स एंड वाई हटाना है तो एक्स ओनली किसके टर्म में है, पी के टर्म में है, तो पी के साथ एक्स होना चाहिए एंड क्यू के साथ वाई होना चाहिए, या तो डिवीजन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पी के साथ एक्स एंड क्यू के साथ वाई लाने के लिए हम लोग देखो अगर वो इक्वेशन है इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ एक्स वाई से। अगर एक्स वाई से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ एक्स वाई से तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, पी वाई एक्स आ जाएगा। यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यू के साथ वाई आ जाएगा। मतलब कि जब भी हम लोग एलिमिनेट करना पड़ता है पी के साथ एक्स रखते हैं, जैसे यहाँ पी वाई एक्स आ गया, एंड क्यू के साथ हम लोग वाई रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि पी का मान डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है।
जब भी हमको हटाना पड़ता है एक, हमको क्या मकसद अभी है कि फॉर्म 1 में बदलना। फॉर्म 1 में ओनली पी एंड क्यू होता है, तो एक्स एंड वाई को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए एक रूल होता है कि एक्स एंड वाई को हटाना है तो एक्स किसके टर्म में होता है, पी के टर्म में होता है। पी बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, तो एक्स किसके साथ होना चाहिए, पी के साथ होना चाहिए। एंड जे वाई को अगर हटाना है तो क्यू का मान होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। वाई किसके साथ होना चाहिए, क्यू के साथ होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पी एक्स के साथ है, क्यू वाई के साथ है। यहाँ भी पी अगर पी क्यू वाई एक्स इंटू वाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं पी वाई एक्स एंड क्यू वाई वाई। आप यहाँ देख सकते हैं कि सब पी के साथ एक्स एंड क्यू के साथ वाई हो गया है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेल जेड पी का मान रखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स और नीचे एक्स है तो एक्स दे देंगे। क्यू का मान डेल जेड अपॉन डेल वाई, नीचे वाई है तो वाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस यहाँ से x को हटाना है तो इस पूरे टर्म को मैं कुछ अलग मान लेता हूँ। तो इस पूरे टर्म को मैं कैपिटल X मान लेता हूँ। यहाँ पे स्मॉल x है, इसको मैं कैपिटल X मान लेता हूँ। ओके, तो नाउ कैपिटल X मान लिया। इसी तरह से हमको y को हटाना है तो इस y डी वाई को मैं कैपिटल dy में जूम कर लेता हूँ। रेड वाले कलर से लिखा है, मतलब रेड वाले कैपिटल वाले हैं। ओके, सेम इसी तरह से यहाँ भी सेम है, वही है और यहाँ भी यही है। ओके, नाउ हम लोग देखो, वैसे तो हम मानना चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, लेकिन मानने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग अगर कैपिटल लिए तो कैपिटल ही कर लेते। डेल जेड को भी हम लोग कैपिटल डेल जेड में मान लेता। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट जब प्रोसेस करते हैं ना तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड का मान निकालना पड़ता है। ओके, तो हम पहले ही निकाल लेते हैं। जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन को हटाकर कैपिटल एक्स का मान निकालते तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कैपिटल एक्स का मान अगर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो डेल से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स का चाहे बोले तो डेल एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, तो कैपिटल एक्स का मान एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। सेम उसी तरह से कैपिटल वाई का मान वाई स्क्वायर बाई 2। देखो जब हम लोग आगे करेंगे तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का मान पुट करना पड़ता है, क्योंकि मैं एज्यूम किया हूँ कि एक्स डी एक्स बराबर डी कैपिटल एक्स में एज्यूम किया हो, तो यहाँ से कैपिटल एक्स का मान निकालना पड़ता है। ओके, आगे आप देखिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल जेड को मैंने क्या माना है, डी जेड माना है, कैपिटल वाले डी जेड, तो कैपिटल वाले डी जेड इंटू एक्स डी एक्स। देखो डेल जेड को मैंने क्या माना है, कैपिटल डी जेड डेल जेड, तो इस वाले टर्म को मैं यहाँ पुट करूँगा कैपिटल वाले टर्म में। ओके, एक्स डी एक्स को मैंने क्या माना है, एक्स डी एक्स को यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल डेल एक्स मैंने माना है, तो कैपिटल डेल एक्स हो जाएगा। सेम उसी तरह से पुट करेंगे। इसको मैं क्या माना हूँ, कैपिटल डेल जेड, इसको मैं क्या माना हूँ, कैपिटल डी वाई। ओके, फिर यहाँ पर भी वैसे सेम पुट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कैपिटल वाले हम लोग जानते हैं कि पी का मान डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये स्मॉल वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाला है तो इसका मान स्मॉल पी नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल पी एज्यूम कर लेंगे। डेल जेड बराबर मान लेंगे कि कैपिटल डेल जेड वाई इंटू एक्स बराबर क्या है हमारा है, मैं पी एज्यूम कर लूँगा। एंड सेम इसी तरह से डेल जेड अपन डेल वाई को मैं क्यू एज्यूम कर लूँगा। ना अब हम लोग पुट करेंगे, इस जगह पे मैं पी लिख सकता हूँ, इस जगह पे मैं क्यू लिख सकता हूँ। इस जगह को इसको मैं पी एंड इसको मैं क्यू लिखूँगा। तो नाउ अब जो मेरा इक्वेशन 2 सेकेंड आया, इक्वेशन 2 में ओनली पी एंड क्यू वाले टर्म है, भले ही बड़ा ही सही स्मॉल वाला नहीं, लेकिन पी एंड क्यू है, जहाँ पी का मान होता है कैपिटल डेल जेड अपॉन कैपिटल एक्स है। ओके, मैं एज्यूम किया हूँ क्यू का मान, मैं इसको मान लिया हूँ कि कैपिटल क्यू है। ओके, कैसे आया आप समझ गए होंगे। कैपिटल डेल जेड को मैं स्मॉल जेड को मैं कैपिटल डेल जेड माना हूँ, एक्स डी एक्स को मैं कैपिटल एक्स माना हो। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो हमारा कुछ मान निकल के आ जाएगा, कुछ ऐसा वाला। इस टर्म को मैं पी मान लूँगा, इस टर्म को मैं क्यू मान लूँगा। नाउ इसको मैं पी क्यू यहाँ पे पुट कर दूँगा, तो जो हमारा सेकेंड फॉर्म निकल के आएगा इक्वेशन का, वो पी एंड क्यू के टर्म में आ जाएगा। तो नाउ जब इक्वेशन फॉर्म 1 में बदल जाएगा, फॉर्म 1 में, तो हम लोग क्या करते हैं, पी बराबर ए जूम करते हैं एंड क्यू का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके, तो जब क्यू का मान निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे पी का मान ए पुट किया तो क्यू का मान निकाल, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जब पी एंड क्यू का मान निकालते हैं तो हमारा काम क्या होता है कि इस इक्वेशन में पुट करना, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। लेकिन जो हमारा यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं कैपिटल वाला है, सभी टर्म इसमें इसी इक्वेशन का हमारा सोल्यूशन लिखना है, तो इस इक्वेशन में कैपिटल पी वाला है, इसलिए जो हमारा इक्वेशन पुट होगा कैपिटल डेल जेड बराबर कैपिटल पी डी एक्स प्लस कैपिटल क्यू डी वाई। ओके, अब हम लोग स्मॉल वाले भूल जाएंगे, क्योंकि मेरा जो फॉर्म आया है कैपिटल पी वाला फॉर्म में है, कैपिटल पी वाला फॉर्म में, इसलिए जो हमारा इक्वेशन लिखाएगा इस पी में क्या है, डेल जेड कैपिटल है और डेल एक्स भी कैपिटल है। तो डेल जेड कैपिटल है, पी भी कैपिटल है, डेल एक्स भी कैपिटल है। फिर क्यू में भी डेल जेड, क्यू का मान क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई है, तो डेल जेड भी कैपिटल है, डेल वाई भी कैपिटल है एंड क्यू भी कैपिटल है। ओके, तो क्यू इंटू डी वाई हो जाएगा। नाउ पी का मान मैंने जूम किया, ए, क्यू का मान मैंने निकाला है, आप यहाँ देख सकते हैं। पुट करेंगे एंड सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद डी जेड का कैपिटल डेल जेड, ए डी एक्स का ए कैपिटल एक्स
ये कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे dy का कैपिटल Y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ आपको पता है कैपिटल जेड कैपिटल X एंड कैपिटल Y का मान मैंने पहले से निकाल रखा है। यहाँ पे कैपिटल डेल एक्स का मान x²/2। आपको मैंने पहले भी कहा था कि कैपिटल एक्स वाई जेड का मान हमें पुट करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मॉल डी जेड का मान वही है जो कैपिटल डी जेड का मान है। तो यहाँ पे पुट यहाँ एज्यूम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा कैपिटल जेड का मान है वही स्मॉल जेड दोनों बराबर है, इसलिए इसको अगर नहीं भी मानते तब पर भी चलता। ओके, प्रोसेस सेम रहता, बस नहीं मानते उसको। तो कैपिटल डेल जेड का मान जेड आ गया, एक्स का मान x²/2, वाई का मान y² प्लस बी। नाउ दिस इज जो बदल के आएगा वो मेरा रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा BS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 6 है P + Q बराबर sin x + sin y। तो यहाँ आप देख सकते हैं PQ के साथ हमारा x एंड y है। तो जिस भी फॉर्म में PQ के साथ अगर x एंड y है तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म 4। फॉर्म 4 में मैं आपको कंडीशन पिछले क्वेश्चन में बताया था। कंडीशन क्या होता है कि P के साथ x सेपरेट हो जाना चाहिए Q के साथ y, बराबर के एक तरफ P के साथ x होना चाहिए, नहीं तो बराबर की तरफ P के बोले तो बराबर के एक तरफ P के साथ x एंड बराबर के एक तरफ Q के साथ y। ओके, तब जाके मेरा फॉर्म 4 बनता है। अगर इस टर्म में नहीं बदलता है तो हम लोग फॉर्म 1 या फिर 2 में बदल देते हैं। तो एक्स वाई को अगर एलिमिनेट करना था तो हम लोग फॉर्म 1 में बदल कर बनाते हैं। ओके, 2 में कब बदलाएगा? जब हमारा जेड टर्म रहेगा। जब जेड रहेगा तो फॉर्म 5 में बिलोंग करेगा, तो इसका बनाने का तरीका अलग हो जाएगा। तो फॉर्म 4 में बिलोंग करना है मतलब कि एक्स एंड वाई को अगर इस वाले फॉर्म में नहीं बदलाता है, एक्स एंड वाई पी एंड एक्स एक तरफ है, क्यू एंड वाई एक तरफ नहीं होता है, तो एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करके हम लोग फॉर्म 1 में बदल देते हैं, देन जाके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्म 4 में क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है एंड साथ में P के साथ x भी आ जाएंगे। देखो P + Q बराबर इतना है, इक्वेशन में एज्यूम मान लिया। ये फॉर्म 3 है, फॉर्म 3 में बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं फॉर्म 3 को बनाने का तरीका क्या होता है, P के साथ x एंड Q के साथ y, ये फॉर्म 3 हो जाएगा। जब फॉर्म 1 में PQ है, फॉर्म 2 में PQ के साथ हमारा Z है एंड फॉर्म 3 में PQ के साथ हमारा x एंड y आता है। ओके, तो इस फॉर्म 3 है तो फॉर्म 3 में आ गया एंड फॉर्म 3 का रूल होता है कि P के साथ x एंड Q के साथ y अलग अलग हो जाना चाहिए। तो इस साइन x को मैं इस तरफ लाऊंगा एंड Q को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, तो आप देख सकते हैं P - sin x एंड Q को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो -Q हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं P के साथ x एंड Q के साथ y अलग अलग हो गए। तो अलग अलग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों टर्म के बराबर में एक a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बराबर ई जो मैंने एज्यूम किया उसके बराबर ई, क्योंकि सभी बराबर में इसके बराबर ई मैं करूँगा, तो P - sin x बराबर a हो जाएंगे। और मेरा काम क्या होता है, किसी भी फॉर्म में बिलोंग करें, मेरा काम है P एंड Q का मान निकालना। ओके, तो यहाँ से P का मान मैं निकालूंगा तो a + sin x हो जाएंगे। यहाँ से मैं Q इसके बराबर मैं ई करूँगा तो यहाँ से Q का मान निकालूंगा sin y - a हो जाएगा। नाउ अब जो P एंड Q का मान निकाला है उस इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट करूँगा। इस इक्वेशन मेरा क्या है, देखो इस इक्वेशन में हमारा जो P का मान है del z/del x है, स्मॉल जेड एंड स्मॉल एक्स है। इससे जो इक्वेशन हमारा निकल के आएगा वो स्मॉल डी जेड इंटू पी ई वाला P स्मॉल डी एक्स एंड Q में भी आप देख सकते हैं स्मॉल del z/ स्मॉल एक्स वाई है Q का मान। तो यहाँ जो लेंगे इक्वेशन वो भी हमारे स्मॉल वाले रहेंगे एंड Q भी स्मॉल है। सिंपल मैं अब यहाँ P का मान पुट करूँगा, Q का मान मैं पुट करूँगा एंड नाउ सिंपल मैं इंटीग्रेट कर दूँगा। तो डी जेड का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, a + sin x है तो a का इंटीग्रेशन ax हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन -cos x, sin y का इंटीग्रेशन क्योंकि dy है तो sin y का इंटीग्रेशन cos y हो जाएगा, a का इंटीग्रेशन ए वाई हो जाएगा। ओके, नाउ मैं इसको अगर सजा कर लिखूंगा, सजाने के बाद ई टर्म आ जाएगा, ये मेरा रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 P² - Q² बराबर x इंटू है। इसको भी आप देख सकते हैं तो फॉर्म 4 में बिलोंग कर फॉर्म 3 में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें P Q के साथ x एंड y है। जब P Q के साथ x एंड y रहता है तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, P एंड x को एक साथ कर देते हैं एंड Q एंड y को एक तरफ करते हैं, बराबर के एक तरफ एंड बराबर के एक तरफ। ओके, अगर इसमें अगर नहीं चेंज होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म 1 में बनाएंगे x एंड y को एलिमिनेट करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P के साथ x एंड Q के साथ इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो Q के साथ y आसानी से अलग अलग हो जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर फॉर्म 3 में है तो हम लोग फॉर्म 3 में जब बिलोंग करता है तो इस दोनों टर्म को मैं a मान लूँगा। a मानने से हमारा क्या हो जाएगा, P एंड Q का मान ईजी में निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ से P² - x बराबर a, एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर मैं करूँगा तो P का मान √x + a और Q का मान a + y हो जाएगा। नाउ P एंड Q का मान निकलते ही हम लोग इक्वेशन में इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। और इक्वेशन में स्मॉल डी जेड है, स्मॉल x है, स्मॉल y है, क्योंकि यहाँ P का मान जो यहाँ पे इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं किया हूँ। P का मान del z/del x है, स्मॉल वाले टर्म है एंड Q के मान भी del z/del y है, स्मॉल वाले टर्म ही है। ओके, इसलिए स्मॉल डी जेड P dx + Q y dy।
क्यू डी वाई, पी का मान मैं पुट करूँगा तो कुछ ही हो जाएगा, क्यू का मान यहाँ पे निकाला हूँ मैं, ये हो जाएगा। नाउ सिंपली मैं अब इंटीग्रेट कर दूंगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी जेड का मान डी जेड हो जाएगा। एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन जिस तरह से एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं सेम उसी तरह से एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन करेंगे, तो रूट अंदर एक्स का इंटीग्रेशन वही होगा जो इसका हो, मतलब इसका इंटीग्रेशन वही होगा जो रूट अंदर एक्स का इंटीग्रेशन होगा। तो सिंपली मैं इसको इंटीग्रेट किया हूँ, तो रूट अंदर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कहाँ से है, क्योंकि रूट का मान होता है। तो सेम इसी तरह से एक्स प्लस ए का मान हो जाएगा 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1। ओके, तो 3/2 बटा 3/2 सेम उसी तरह से ही हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्वेश्चन मैं सी लिया हूँ। ओके, ना आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड का मान, इसको ये दोनों में कॉमन है, मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो 3/2 होना चाहिए, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x प्लस ए 3/2 दिस, और यहाँ पे भी 3/2 होगा। ना 3/2 को मैं, और ये भी कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट को मैं भी एज्यूम कर लेता हूँ, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज माई रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रूट अंदर पी प्लस रूट अंदर क्यू बराबर एक्स इंटू वाई। ये भी आपको देखने से लग रहा है कि पी क्यू के साथ एक्स एंड वाई है, पी क्यू के साथ एक्स एंड वाई है, तो हमारा फॉर्म 3 में बिलोंग कर रहा है। फॉर्म 3 को बनाने का तरीका, पी एंड एक्स को एक साथ कर देते हैं, क्यू एंड वाई को एक साथ कर देते हैं, एंड देन हम इसको जब एक साथ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बराबर ए पुट करते हैं। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग फॉर्म 1 में बदल कर एक्स एंड वाई को एलिमिनेट करके फॉर्म 1 में बदल देंगे पी एंड क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब भी हम लोग बदलते हैं तो पी स्मॉल पी क्यू ना रहकर कैपिटल पी एन क्यू एज्यूम करना पड़ता है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है, तब जाके हम लोग बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं पी एन एक्स एक तरफ हो जा रहा है, इसका मतलब है कि फॉर्म 3 में आसानी से बन जाएगा। ओके, जब फॉर्म एक साथ हो रहे हैं तो ये दोनों के बराबर मैं ए मान लूँगा। ओके, इसको मैं लेट लिख देता हूँ, मैंने माना। ओके, तो जब मानने के बाद इसके बराबर ए करूँगा, क्योंकि बराबर के टर्म में है तो दोनों के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से हम लोग पी का मान निकाल लेंगे। रूट है रूट पी, और इसको मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो एक्स प्लस से हो जाएंगे। हटाने के लिए रूट पी का मान निकालना है तो रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर देंगे, तो पी का मान इस तरफ क्यू का मान निकल जाएगा। ना पी एंड क्यू का मान निकलते ही हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इक्वेशन में स्मॉल वाले जेड एक्स एंड वाई है, क्योंकि पी का मान डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्मॉल वाले होते हैं, यहाँ पर पार्शियली है और यहाँ पे फुल डेरिवेटिव है। ओके, यहाँ पे डी जेड अपॉन डी वाई हो जाएगा, क्यू का मान स्मॉल वाले इसलिए स्मॉल वाला रहेंगे। नाउ पी का मान एक्स प्लस से मैं पुट करूँगा, और सिंपली जिस तरह से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं उसी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एंड नाउ हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज़ माई रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। तो अभी देखो बी एस अग्रवाल 17.4 में टोटल 14 क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, 6 क्वेश्चन बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, आई होप इतना आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।